Me teach. Speech mode off. Speech mode तान्या, beeps. यस मैम। निकालो खेत जोत कर घर आए हैं। यस मैम, निकाल रखा है। अच्छा, शब्दार्थ मिल गए इसके? यस मैम। वो पढ़ दो पहले। ओके मैम। माची, लड़की या लकड़ी या ढांचा जिसके सहारे दोनों बैल बांधे जाते हैं। हल, खेतों में धरती के बीज बोने से पूर्व खोदने के सहायक यंत्र। अधेड़, बड़ी उम्र के। गट्ठल, गठड़ी। घोड़े, स्थान पर। धाये, भागे। विकल, व्याकुल। मैम इतने ही है शब्दार्थ। ठीक है, ये देखो खेत जोत कर घर आए हैं, किसान की जीवन की कविता है और निराला तो बिल्कुल शब्द के माध्यम से चित्र उपस्थित करने में माहिर है। तो इस कविता में भी उन्होंने किसान की जीवन का, जब वो खेत जोत करके घर आते हैं, उसका जीवंत चित्र खींचा है और इसे हम देखेंगे इस कविता में। तो ये कविता का शीर्षक ही बताता है कि खेत जोत करके वापस आने के जीवन का दृश्य है। अब आगे आप पढ़ो। स्टार्ट करूं मैं? हाँ हाँ। खेत जोतकर घर आए हैं, बैलों के कंधों पर माची। माची पर उल्टा हल रखा। देखो, खेत जोत कर घर आए हैं, वो तो है ही, रिपीट हो रहा है। और बैलों के कंधों पर माची। माची वो तुमने बैलगाड़ी देखी हुई है? आगे वो बना होता है, उसको हमारे यहाँ तो जुआ बोलते हैं, है ना? हाँ, वो कंधों में रख करके और फिर रस्सी से उनको उसमें करा जाता है ताकि वो जब चलेंगे तो पूरी गाड़ी को खींचते हुए चलते हैं। इसी तरह वो हल भी खींचते हैं। तो हल की जो माची है वो उनके कंधों पर रखी हुई है। तो बैलों के कंधे पर माची, आगे क्या था शब्द? आगे माची पर उल्टा हल रखा। हाँ, माची पर उल्टा हल रखा हुआ है। उल्टा क्यों रखा है, कोई बताएगा मुझे? और तान्या, तुम अपना माइक जो है ना ऑन रखो, मेन स्क्रीन पे रहो, क्योंकि कुछ पूछूंगी तो वो भी रिप्लाई करना है और पढ़ना तो है ही तुम्हें। तो माइक को ऑफ नहीं करना, ये बार बार म्यूट अनम्यूट करने में दिक्कत आती है। अच्छा, कोई बताएगा मुझे उल्टा हल क्यों रखा हुआ है? कुछ कोशिश करो। जा रहे हैं तो मतलब रास्ते में खुदाई करते ना हो जाए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि सीधा हल तो जुताई करेगा ना, और जोतेगा तो वो खुद करके मिट्टी उलट पलट होती है। तो इसीलिए अब वापिस आ रहे हैं ना जोत के, जोतना थोड़ी है। जब जोतना होता है खेत में तो वहां सीधा हल लगाया जाता है, और जब वापिस आते हैं तो उसको उल्टा कर लिया जाता है। यस, करेक्ट तमन्ना, गुड, यही मतलब है। आगे। बुद्धिहट अधेड़ पिताजी, माताजी सर गट्ठक पक्का। जो पिता थोड़ा थोड़ा पढ़ो, नहीं फिर मैं भूल जाती हूँ कि मुझे कौन कौन से शब्द बोलने थे। पहला शब्द क्या है? बुद्धिहट। बुद्धि है? यस मैम, बद्धी है, सॉरी मैम। वही तो मैं सोचूं। हाँ, बद क्या, फिर से पढ़ो इसको। बद्धिहट अधेड़ पिताजी, माताजी सर गट्ठल पक्का। हाँ, तो यहाँ पे बद्धी भी थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आ रहा। बद्धी शायद कुछ था, तो शब्दार्थ का थोड़ा बताना, बद्धी का मीनिंग क्या था? यस मैम। हमारे यहाँ कुछ और बोलते होंगे ना? मैम शब्दार्थ में बद्धी वर्ड का मीनिंग नहीं बताया। नहीं बताया? मैम हमारी साइड तो बद्धी धागे को कहा जाता है मैम। ऐसे तो मेरे यहाँ भी वो जो बड़ा बड़ा बना दिया जाता है, थोड़ा मोटा मोटा सिल के कपड़े का, उसको बद्धी बोलते हैं। पर
जैसे जिसमें मैम जो टांगने का सार। हाँ, पर मैम जो गले में पहनते हैं। अच्छा, पर यहाँ पे मेरे ख्याल से कुछ और ही है शायद, जो मैं अभी तो नहीं समझ पा रही हूँ। कहीं इसको गूगल गूगल करने से मिल रहा है क्या, देखना जरा। क्योंकि यहाँ पे जो आ रहे हैं ना उनके पिताजी, उनके तो गले की कोई बात नहीं करी जाएगी ना। वो ये तो बैलों को पकड़े होंगे, तो मुझे जो लगता है कि वो उनके हाथ में रस्सी है शायद। इस मतलब वो जो ये हल लेके तो पिताजी आ रहे होंगे ना, तो उसके लिए ऐसा कुछ है। और माता मैम हाँ, क्या बोल रही तो मैंने, क्या बोला? कंधों पर ऐसे बांधी जाती है ना, तो रस्सी से ही बांधी जाती है ना। तुम्हारी आवाज न कट जा रही है, मुझे समझ नहीं आ पा रही है कि क्या बता रहे हो। खैर, तो मैं क्या बता रही थी, मैं खुद ही आज मेरी तबीयत ऐसी है कि ना दिमाग बिल्कुल चल नहीं रहा मेरा। और माता जी के जो सिर पर है वो गट्ठल है, बंधा हुआ है, और उसमें फल वगैरह है। ठीक है, तो पिताजी का एक बार तमन्ना फिर से बोलना, तुम क्या बोल रहे थे? मैम जैसे साक्षी ने बताया, बद्धी मतलब वो गले में जो रस्सी होती है वो होता है। तो शायद मैम जो हाँ, माची है बैलों ना के गले वो, में है तो हाँ इसलिए, गले हाँ के गले हाँ में हाँ होती है ना बांधी। ऐसे ही कुछ है कि यस मैम, जो तो बांधा पिताजी जाता है, है ताकि गिरे नहीं। हाँ, तो पिताजी जो है तो ये सब रस्सी वगैरह को संभाले हुए हैं, जो नियंत्रण करने के लिए उनके नाक में डला होता है, वो भी होता है, जिसको नाथ भी बोलते हैं। तो ऐसे ही कुछ है कि जो उनके हाथ में कुछ रस्सी टाइप है। तो पिताजी के हाथ में बद्दी और माता जी के सिर पर गट्ठल है। ये खेत से वापस आते हुए जो किसान के अ, बुजुर्ग घर के माता पिता हैं उनका चित्रण है। क्योंकि जो बड़े लोग हैं, माँ और बाप, वो तो खेत गए हुए थे, और बाकी लोग जो है वो घर में हैं, घर के कामकाज देख रहे हैं। तो उनके वापस आने का ये चित्रण है। आगे, पिता गए गाँव के घोड़े, माता घर लड़के धाए हैं। जो पिता थे वो गांव के घोड़े जहां पर बैल वगैरह बांधे जाते हैं ना, वहां पर चले गए, क्योंकि उनको ये वाला काम करना है। आप जानते हो कि आदमी लोग ज्यादातर वैसा काम, जब पहले क्या, अभी भी, पर जैसे ट्रैक्टर वगैरह भी आ गया, तो जितना ट्रैक्टर वगैरह वाला काम होगा तो वो आदमी लोग देखते हैं। बाकी और घर में और वैसे सहायता के रूप में काम औरतें करती हैं। तो इसी तरह से उनको तो पशुओं की देखभाल, बैलों को खाना देना, उनको खूंटे से जो बांधा जाता है वहां पर ले जाके बांधना करना, वो सब उनको करना है। तो वो वहां पर गए हैं, और माँ जो है ना घर में आ गई हैं। हाँ, जैसे गांव में आ जाते हैं ना अपने घर के आसपास, तो दूसरी जगह जानवरों का बना है, तो वो उधर को चले गए और ये अपने घर में। हाँ, पढ़ो। आम और जामुन के फल हैं, कुछ गुल्लड़ कुछ गुल्लू कच्चे। अ, आम जामुन ये सब वो लाए हैं, खेत में उनके लगे होंगे पेड़, क्योंकि किसान अपने खेत में आम जामुन, और जैसे यूपी बिहार एमपी में एक फल होता है महुआ, तो ये सब लगा के रखते हैं और आते समय घर लाते हैं। तो वो भी लाए हुए हैं। उसी में कुछ गुल्लू, जो कि मैं समझ पा रही हूँ गुल्लड़ एक फल ही होता है, वो भी है, जो कि कुछ कच्चे हैं, कुछ पके होंगे और कुछ कच्चे भी होंगे। वो लेकर के आए हैं। आगे, लड़के चुनते हुए विकल हैं, पेड़ पेड़ पर वे हैं सच्चे। और लड़के क्या है, वो छांट रहे हैं पके फल अपने लिए खाने के लिए। तो विकल है, मुझे मिल जाए अच्छा वाला पका हुआ, है ना। बच्चे तो
यही होता है ना, मुझे मिल जाए, मैं मीठा वाला ढूंढ लूं, पका वाला ढूंढ लूं, ये वाला मैं लूंगा, ये वाला नहीं लूंगा। तो बच्चे सब ये ढूंढ रहे हैं और वो बिल्कुल इन जैसे ही पेड़ सच्चे होते हैं जो अपने लिए कुछ नहीं रखते, दूसरों को फल दे देते हैं, अपने लिए कुछ नहीं बचाते। बच्चे भी उसी तरह के सच्चे हैं, वो ढूंढ रहे हैं लेकिन फिर भी बांट के बाद में खाएंगे, जितने पके पके मिलेंगे ना तो उसी में बांट के खाएंगे। और ये बच्चे बिल्कुल पेड़ों की तरह ही सच्चे हैं, कोई छल कपट नहीं, कोई धोखा नहीं, झूठ नहीं, जो कुछ है उनकी बस शरारत है और उनका बचपना है। आगे। कुएं लगाकर बड़ी बहू ने मनी से पर पकवाए हैं। और किसानों के घर में अगर कुछ मीठा बन जाए, वही उनके लिए वो उत्सव का सा दिन होता है। एक पकवान होता है जैसे हलवा वगैरह बनाना, तो यहाँ पर पुए बनाए हैं। तो बड़ी बहू ने क्या किया है कि पुए लगा दिए हैं, मतलब वो पूरी रेसिपी तैयार कर देना। जैसे पुए के लिए आटा बनाना, उसमें उससे पहले उसमें पानी में गुड़ का घोल तैयार करना, उससे फिर आटा तैयार करना, तो वो सब कर दिया है। क्योंकि मीठा कितना डलेगा, आटा कितना गूंदा जाएगा, ये सब घर की जो बड़ी बहू होती है उसको मालूम रहता है। पर काम तो लड़कियों को भी सिखाना है ना, तो बड़े लोग क्या करते हैं कि चीजों को तैयार कर देंगे लेकिन कहेंगे बनाओ तुम। तो बड़ी बहू ने ये सब कर दिया है और मन्नी जो लड़की है उससे पकवाए हैं कि तुम तल के निकाल दो। ठीक है, आगे। मैम बस इतना ही है, खत्म। अच्छा, तो ये तो तुम्हें काफी आसान लगा होगा, किसी को फिर भी कोई कठिन लग रहा हो तो आप लोग हैंड रेस करो। ये पूरा किसान के शाम का जो जीवन होता है खेत से आने के बाद, वो बताया गया, बच्चों का भी और जो घर के बड़े हैं उनका। और फिर जो बड़े तो बड़े भी हैं, बड़ों से छोटे हैं और बच्चों से बड़े हैं, उनका कैसे एक व्यवस्था काम करती है कि जो अधेड़ उम्र के माता पिता हैं वो घर का काम ना करके खेती बाड़ी का काम देखते हैं, और फिर जो बहू वगैरह है वो घर का काम देखती है, साथ में लड़कियों को भी काम सिखाती बताती रहती हैं। बच्चे खेलते हैं और शाम को खुशी खुशी जो खेतों से फल आए हैं उनको चुनते हैं, खाते हैं और आनंदित होते हैं। मतलब छोटी छोटी चीजों में किसान का परिवार कि एक पुआ बना लिया, बच्चों ने पके फल खा लिए, इसी से खुश हो ले आनंदित हो जाते हैं। बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पर कोई ऐशो आराम की चीजें उपलब्ध नहीं होती, लेकिन उसी में वो किस तरह से अब शाम में जब खेत से आते हैं तो अपने परिवार के साथ मेहनत के साथ साथ वो किस तरह से खुशियां भी मना लेते हैं और किस तरह से खुशहाल सा परिवार दिखता है बच्चों से लेके बड़ों तक में। ये इस कविता में, छोटी सी कविता में पूरा एक चित्र खींच दिया है। तो ये कविता हो गई और इसी के साथ निराला की कविताएं समाप्त होती हैं। अब आप सुभद्रा कुमारी चौहान निकालो। सुभद्रा कुमारी चौहान स्वतंत्रता संग्राम के दौरान की कवयित्री है और जिस प्रकार से छायावाद की एक महान स्तंभ कवयित्री महादेवी वर्मा मानी जाती हैं, उसी प्रकार द्विवेदी काल की, या यूं कहे कि छायावादी नहीं है वो, लेकिन राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत राष्ट्रवादी कवयित्री और घर गृहस्थी के चित्रों को बड़ी सजीवता से खींचने वाली कवयित्री, एक महान कवयित्री है उन्हीं दिनों की सुभद्रा कुमारी चौहान, जो
महादेवी वर्मा के भी पहले से मैथिली शरण गुप्त वगैरह के समय से ही वो द्विवेदी काल से लिख रही थी। और वो जो झांसी की रानी उनकी कविता है उसके लिए बहुत इतनी प्रसिद्ध हुई कि बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये बच्चे बच्चे की यूं मुंह में चढ़ गया जैसे कि, और उसको पढ़ते हुए यूं जोश आने लगा लोगों को कि खुशी खुशी अपनी देश की स्वतंत्रता के लिए, देश की आजादी के लिए लोग आगे बढ़ने लगे। और बुंदेले आप सब जानते होंगे कि बुंदेला वंश है जो बुंदेलखंड के राजाओं के नाम पर है। और रानी भी बुंदेलखंडी थी। वैसे तो वो महाराष्ट्रियन थे लेकिन उनका पालन पोषण कानपुर में हुआ था। और फिर जो शादी हुई वो झांसी के राजा के साथ हुई, गंगाधर राव के साथ। और गंगाधर राव जो है बुंदेला थे और बुंदेलखंड का क्षेत्र है झांसी, ऐतिहासिक क्षेत्र है। और रानी के कारण तो झांसी और भी अधिक प्रसिद्ध हो गया है। इस पर कई फिल्में, धारावाहिक, नाटक, उपन्यास सब है। वृंदालाल वर्मा का नाटक, वो सॉरी उपन्यास बहुत प्रसिद्ध है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का की जो सबसे पहली कविता मेरे ख्याल से बालिका का परिचय है गर्ल्स, कौन सी है? मैम ठुकरा दो या प्यार करो। ये वाली यस है। मैम, यस मैम, बालिका तो लास्ट में है। लास्ट में है। वो मुझे यस मैम। बालिका उनकी ज्यादा याद रहती है, इसीलिए शायद मैंने बालिका कहा। तो ऐसा करो, आज पहले हम बालिका पढ़ लेते हैं, इसलिए कि मैंने बालिका पढ़ ली है अभी सुबह सुबह, क्योंकि मुझे तो याद नहीं था कौन सी पहली है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो कवि को की सारी कविताओं को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। तो मुझे बालिका ही याद थी तो मैंने बालिका पढ़ी, क्योंकि मैं पढ़ती हूँ रिकॉर्डिंग से। तो रिकॉर्डिंग क्या है, ये जरूरी नहीं है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग हो पाए, है ना। कभी कोई चीज हो गई, कभी कोई चीज हो गई। तो बालिका पढ़ ली है, एक बात तो ये है। दूसरी ये कि कविताएं उनकी सारी ही वैसे तो आसान है। तुम्हें प्रसाद और निराला की अपेक्षाएं उनकी कविताएं आसान लगेंगी, लेकिन बालिका और भी आसान है। दूसरी बात, और आसान चाहे ना भी हो, साथ उसी तरह हो जैसे सारी कविताएं, लेकिन बालिका उनकी मुझे बहुत खास कविता लगती है। जिस देश में आप देखेंगे कि चाहे भक्ति काल में आपको सूरदास, तुलसीदास मिल जाएंगे, और लोगों ने किस तरह से राम का, कृष्ण का गुणगान किया, उनकी बाल लीलाओं को देखा, बाल लीलाओं को पर लिखा, और फिर वो क्रम लगातार चलता रहा। इससे पहले भी अगर संस्कृत के काव्यों में भी आप देखेंगे तो नायिकाओं के जीवन का वहीं पर वर्णन मिलता है जहां पर वो थोड़ी किशोर अवस्था में हो जाती हैं, और किशोर अवस्था से ही उनको जो प्रिया रूप में देखा जाने लगता है। अभी आजकल तुम देखोगे कि तुम लोग 14-15 साल की उम्र में बच्चा माने जाते हो, तुम्हें खेलने दिया जाता है, तुम्हें पढ़ने दिया जाता है। लेकिन पहले तो इतने से में कुछ शादी कर दो और पुरुष नजरें उस पर डालने लगते थे कि कितनी खूबसूरत है, कैसे है, इसको तो जरूर शादी कर लें, चाहे खुद 30-40 साल के हों। और हमेशा लड़के के बालपन पर कविताएं लिखी गई, गीत लिखे गए, ज्यादातर एक आधा अपवाद रूप में मिल जाएंगे, वो अलग बात है। जैसे कि सोमनाथ ने भी लिखा हुआ है पार्वती का जन्म पर वर्णन, पर कौन जानता है, एक आध अगर लिखा भी गया है तो सिलेबस तक मुश्किल से पहुंचते हैं, जाने कहाँ गुम रहते हैं, उन पर इतना ध्यान ही नहीं दिया जाता। तो ऐसे में आधुनिक काल में सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी बालिका पर इतनी सजीव सजीव वर्णन किए हैं, जिसमें ये बालिका का परिचय मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। उनकी एक और कविता है, उसकी मुझे थोड़ी सी लाइनें याद है, शायद इस तरह है कि अ, बुला रही थी बचपन को, मैं बुला रही थी बचपन को, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन बंसी महक उठी, ये छोटी सी कुटिया मेरी। मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैंने इसको अपने रिसर्च के दौरान पढ़ा था एमफिल में।
तो इतनी ही लाइनें याद है क्योंकि इन्हीं को मैंने कोट किया था। उसी तरह की ये बड़ी खूबसूरत सी कविता है बालिका का परिचय। आप देखेंगे कि अगर किसी में ईमानदारी से देखने की क्षमता हो तो जो खूबियां, जो खूबसूरतियां, जो सुंदरताएं, जो चुहलताएं, चंचलताएं, चपलताएं, मासूमियत, भोलापन, जितना कुछ होता है बच्चों में तो वो दोनों में होता है, बालक हो या बालिका हो। ऐसा नहीं है कि लड़कों में होता है लड़कियों में नहीं होता है। दोनों ही माँ के पेट से पैदा होते हैं, दोनों ही बड़े कोमल कोमल और सुंदर और मुलायम से, बिल्कुल एक तरह से इतने कोमल के फूल से भी ज्यादा होते हैं और धीरे धीरे उसी तरह बढ़ते हैं, उसी तरह शरारत और सब कुछ सीखते हैं। लेकिन जब थोड़ी बड़े होने लगते हैं या हो जाते हैं तो लड़के को अलग तरह से बताया जाता है कि नहीं, और लड़कियों को अलग तरह से, तुम यहाँ नहीं बैठो, ऐसे नहीं बोलो, ऐसे नहीं खड़े हो, ऐसे कपड़े पहनो, इतने कपड़े पहनो, यहाँ नहीं जाओ, उससे नहीं बात करो, ये वाला ये वाली कोर्स को करो, ये वाले कोर्स को मत करो। मतलब अलग सारी चीजें, यहाँ तक खिलौने, तुम गुड़िया से खेलो, वो तो बैट बल्ला खेलेंगे, तुम घर के अंदर खेलो, वो बाहर खेलाएं, कोई बात नहीं। तो ये सब चीजें आके इस समाज में अंतर पैदा होता है, भगवान की तरफ से कोई अंतर नहीं। तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी बालिका के माध्यम से, तुम देखोगे कि कितनी खूबसूरत कविता लिखी है। तो बालिका का परिचय पढ़ो आज तुम। निकाल लिया है तान्या? यस मैम। ठीक है, इसके भी शब्दार्थ पढ़ दो एक बार। यस मैम। बालिका का परिचय शब्दार्थ। सुख सुहाग सौभाग्य, दीप शिखा ज्योति की लो, घनी घाटी काले बादल की घटाएं, उषा प्रभात, कमल कमल भृंग रात्रि में बंद हुए कमल में, भोरे की प्रभात अर्थ मुक्ति का समय, सुधा धारा अमृत की धारा, नष्ट नयन रोशनी के नयन, क्रीड़ापूर्ण खेल से युक्त, वाटिका घर, कीलकना किलकारी लगाना, नाटिका नाटक, मेरा मंदिर मेरी मस्जिद धार्मिक स्थान, काबा काशी हिंदू और मुस्लिम के पवित्र तीर्थ स्थल। हो गया मैम। ठीक है, हाँ। तो अब थोड़ा थोड़ा पढ़ना, एक मतलब अगर बड़ी हो लाइन तो आधी, और ज्यादा बड़ी ना हो तो एक एक लाइन पढ़ो। ओके मैम। हालांकि तुम्हें कविता से ही के जो शीर्षक से ही पता चल रहा है कि बालिका के विषय में है। तो बालिका का क्या परिचय दिया जाए? अगर कोई पूछे कि ये कौन है, तो ये मेरी बेटी है और इसके पिता का नाम ये है, क्या इतना ही परिचय हो सकता है लड़कियों का? बल्कि लड़कियों का तो परिचय ऐसे बना के रखा है अपने समाज ने कि जब तक शादी नहीं होती तो पिता के नाम से, और जब शादी हो जाए तो पति के नाम से। जिसका कुछ भी योगदान नहीं है उसकी तो जा करके सेवा ही करनी है, और अगर सेवा से संतुष्ट न हो तो उसकी मर्जी, वो तुमसे ठीक से बात करे ना करे, घर में रहने दे ना रहने दे, जो मर्जी करे। राइट तो बहुत दे दिए कि संपत्ति में अधिकार है, सब है, पर ना दे तो किससे लड़ो, कैसे लड़ो, कहाँ कहाँ लड़ो, सारी सत्ता पुरुषों की। तो बालिकाओं का जो परिचय है बड़ा सीमित सा है। नाम जो है उसमें शादी के पहले अलग ढंग से होगा, सुश्री, कुमारी, और जब शादी हो जाए तो फिर श्रीमती, ये सब लगाओ। चाहे अंग्रेजी ही क्यों ना हो उसमें भी है मिस और मिसेस। लेकिन पुरुषों का जो मिस्टर लगेगा तो जिंदगी भर मिस्टर ही है वो। कुमार नाम के बाद लगाते हैं और हमेशा कुमार है। और कुमार का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो अनमैरिड है। कुमार का मतलब बेटे, किसी के कुमार है वो। और बेटी का मतलब कुमारी हो जब तक है जब तक कि उसकी शादी नहीं हुई है। शादी होने के बाद अब वो कुमारी नहीं है। तो ऐसे ऐसे उसके परिचय
पहले से बनाए गए, जिसमें ऐसे लगता है कि जैसे वो इंसान नहीं, वो इस रूप में पहचानी जाती है कि अब वो किसकी संपत्ति है, अभी इनकी है, अब उसकी है। मेरे पास आज गाड़ी है, ये रीता नामदेव की है, बेच दूं, जो खरीदेगा अब उसकी है। तो स्त्री का तो ऐसे परिचय बना हुआ है। उसमें जो इन्होंने बालिका का परिचय, कि कोई पूछा होगा कभी किसी ने कि ये कौन है, तो जो उनको बताना पड़ा होगा शायद, मैं ऐसा सोचती हूँ। तो कैसे उनके मन में कविता ने जन्म लिया, और उन्होंने बालिका का क्या परिचय लिखा है खूबसूरती से, उसे आप सब देखें तो पढ़ो। बालिका का परिचय। यह मेरी गोद की शोभा, सुख सुहाग की है लाली। ये मेरी गोद की शोभा है। कोई भी माँ, चाहे लड़का हो या लड़की, जब गोद में उठाती है तो ऐसा लगता है कि जैसे वो सारी खुशियों को उठा रही है, अपने सारे आनंद को उठा रही है। ऐसी खुशियां जिस पर वो अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकती है, अपनी हर खुशी न्यौछावर कर देगी, तब भी खुशी मिलेगी। लड़का हो या लड़की, लड़के लड़की का भेद माओ को किसने करना सिखाया? पुरुषों ने सिखाया। अरे ये तो पराया धन है, ये तो पराए घर जाएगी, इसके लिए इतना तो एफर्ट लगाने की क्या जरूरत है? तो माताएं भी, अरे तेरी लड़की हुई, अरे कितनी लड़कियां होती चली जा रही हैं, लड़का नहीं पैदा करेगी क्या? मैं दूसरी शादी कर लूंगा, तू बांझ है। ऐसी ऐसी चीजों ने स्त्रियों के मन में यूं दहशत बैठाई कि उन्होंने खुद ही भेदभाव करना शुरू कर दिया बेटा बेटी में। वरना संतान तो संतान है। दोनों जब गर्भ में होती हैं तो अच्छा लगता है कि मेरा बच्चा होने वाला है। फिर दूध पिलाती हैं, जो दूध पिला के पालेगा अपने शरीर का, तो तुम सोच सकते हो कि एक जैसी ही ममता उमड़ेगी। तो वही बता रही हैं वो कि ये मेरी गोदी की शोभा है, मत संतान है ये मेरी, बेटा बेटी की तरह नहीं, बेटी है, और बेटी ही मेरी गोदी की शोभा है। शाही शान भिखारिन की है, मनोकामना मत वाली। अच्छा, उसमें सुहाग का भी कोई शब्द था ना? यस गोदी मैम। क्या था? सुहाग की है लाली, है ना? की हाँ। है लाली। मैं कुछ भूल जाऊं तो तुम्हें अगर समझ फिर ना आया हो, मालूम मैंने नहीं बताया और उसका अर्थ कठिन लग रहा हो, तो पूछ भी लिया करो। सुहाग की लाली, अ, एक तो ये कि सुहाग जो होता है, सिंदूर वगैरह, वो सिर्फ रंग भर का नहीं होता। वो लाली कब तक रहती है? जब तक पति रहे, है ना? तो पति, एक तो ये पति की निशानी है, ये भी सुहाग की लाली का मतलब है। और दूसरा ये कि जैसे जब बच्चे हो जाते हैं ना, तो पति पत्नी के बीच में बच्चों के कारण प्यार बढ़ता है, तो वो प्रेम बढ़ा है। और जब प्रेम बढ़ता है तो सुहाग की जो खुशी की जो लाली होती है, पति के लिए श्रृंगार करना, पति के प्रसन्न होने से जो मन प्रसन्न रहता है, वो स्त्रियों में आता है। तो वो चीज इस बेटी ने भी की है, बेटी से भी प्रेम बढ़ा है मेरा। तो ये सुहाग की लाली है। मेरे गृहस्थिक जीवन में सुख का संचार हुआ है, मेरा सुहाग और अधिक निखरा है, मेरे मतलब गृहस्थिक जीवन में प्रेम बढ़ा है। और ये मेरे सुहाग की निशानी है, मेरे पति की, जो कि मुझे बहुत प्रिय है, और ये बहुत ही मतलब अनंत खुशियों की का खजाना है, या केंद्र है। आगे क्या था? फिर से पढ़ दो वाली लाइन। शाही शान भिखारिन की है, मनोकामना मत वाली। और मैं यूं तो भिखारन हूँ, लेकिन इस बेटी के होने से मैं भिखारन नहीं, मैं इसे पा करके शाही हूँ, बादशाह हूँ, रानी हूँ, राजा हूँ। मेरी जो शान है वो किसी शाही शान से कम नहीं है, किसी राजा से कम नहीं है, जिसके पास जो अपने राजकुमार को लेकर के प्रसन्न होता है कि ये मेरा राजकुमार है, भविष्य में ये भविष्य का राजा है ना? तो उसी तरह की मेरी शान है। ये जो मेरी बेटी है, ये बहुत बड़ी इस दुनिया के लिए एक
उपहार होगी, मसीहा होगी, मेरा नाम रोशन करेगी, और मैं इसे पा करके मैं खुद ही शाही शान है मेरी। मैं भिखारन हूं, लेकिन मैं भिखारन नहीं रही बेटी को पा करके। मैं राज्य स्तर की सम्मान को पा चुकी हूँ, मुझे ऐसा लगता है कवित्री को। पढ़ो आगे, इतना बेटी। मनो मनोकामना मत वाली। मनोकामना मत वाली तो बस वही है कि जो मेरी मनोकामना है वो बहुत मत वाली है इसके लिए, मतलब बहुत प्रसन्न है, वही जो मैं खुशियां बहुत ज्यादा वो सब बोल रही। दीप शिखा है अंधकार की, घनी घटा की उजियाली। और ये जो है दीप शिखा है अंधकार की, दीपक की जो लौ होती है, जो एक अखंड लौ जलती रहती है। शिखा मतलब जो टॉप ऑफ होता है, शिखा मतलब सिर को भी बोलते हैं, चोटी को बोलते हैं, इसी तरह दिए की लौ को बोल जाता है। तो ये दीप शिखा है अंधकार की, जो ये जहां पर रहे वहां पर उजाला फैल जाए, मतलब खुशियां। गर्ल्स क्या कर रहे हो? जिसके यहाँ से डिस्टर्बिंग है तो वो बंद रखे। किसके घर से आ रहा है ये डिस्टर्बिंग? माइक ऑफ कर लो। किसके यहाँ से? तुम्हारे यहाँ से है क्या तान्या? तुम्हारे यहाँ से हो तो चलो नहीं करना, लेकिन और किसी के यहाँ से तो कर लो। तो ये अंधकार की दीप शिखा है, जहां जाए वहीं उजाला हो जाए, वहीं खुशियां फैल जाए। आज मेरे घर में है, खुशियां फैली हुई हैं, जिस घर जाएगी वहां भी खुशियां फैलाएगी। लड़कियों को कई बार कहा जाता है हमारे यहाँ कि अंधेरे घर का उजाला है, जो खास तौर से तो खूबसूरत लड़कियों को कहा जाता है, क्योंकि जो देखने अचानक से मिलते हैं उन्हें तो पता नहीं होता कि गुणों में कितनी अच्छी है, लेकिन अगर सुंदर है तो पहली नजर में ही कह देते हैं। पर इसमें खूबसूरती और गुणों को, सब कुछ को ध्यान देखते हुए भी कहा जाता है कि अंधेरे घर का उजाला है। तो इसी तरह वो भी कह रही है कि ये दीप शिखा है अंधेरे की। और फिर क्या था? आखिरी शब्द क्या थे इसके? घनी घटा की हाँ, उजियाली। घनी घटा की उजियाली। जैसे खूब अंधेरी सी घटा छाई हो और कुछ दिखाई न देता हो, लेकिन उसमें एक बिजली सी चमक जाए तो पता चल जाता है कि कहाँ क्या है। कितनी साफ, कितनी उज्जवल सी बिजली होती है ना, उसका प्रकाश कितना निखरा हुआ होता है। तो उसी प्रकार की से ये अंधेरी घटा में उजाला करने वाली बिजली के समान रोशनी देने वाली ये मेरी बेटी है। आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे कवित्री उपमानों के माध्यम से अपनी बेटी का महत्व, अपनी बेटी के कारण जो खुशियां, जो आनंद उन्हें अपने जीवन में और आगे जो सबके जीवन में वो देने वाली है, वो सब कुछ को बता रही है। उषा है यह कमर भृंग की, है पतझड़ की हरियाली। उषा है ये कमल भृंग। आ, जब जैसे मान लो भंवरा बैठा है मान लो कमल में, और अगर शाम हो जाती है तो कमल का मुंह बंद हो जाता है और वो वहीं पर कैद हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो होती है, सुबह होती है, उषा काल आता है, फिर से कमल का मुख खुल जाता है, और वो उषा काल उस भ्रमर के लिए, भंवरे के लिए जीवन देने वाला होता है। क्योंकि कमल में बंद बंद तो वो मर जाएगा ना, और अगर इसी तरह कोई फूल तोड़ के ले जाए तब तो उसका और भी जीवन खतरे में हो जाए। लेकिन उषा काल में जैसे भंवर आजाद होकर के और यूं प्रसन्नता और उसको नया जीवन मिलता है और उसी फूल का वो रसमान करता है, तो उसी प्रकार से जैसे भ्रमर को जीवन मिल देता है एक तरह से उषा काल, जो कमल में कैद भंवरे को, उसी प्रकार से ये हम मेरी बेटी है जो सबको जीवन देने वाली है, उदास को खुशियां हंसाने वाली और दुखी को खुशियां देने वाली, सबके जीवन के लिए ये उत्तम दायिनी है। और आधी लाइन रिपीट करो बात की।
पतझड़ की हरियाली। और पतझड़ की हरियाली, जैसे वृक्षों से पत्ते झड़ जाते हैं पतझड़ के मौसम में और फिर एक बार नई नई कोपलें आती हैं, तो वृक्ष की जो हरियाली है उस वृक्ष की खूबसूरती ही नहीं बल्कि पूरे वातावरण को खुशी से भर देती है देखने वाले को। पक्षियों में उत्साह दौड़ जाता है, पक्षी भी खुश होते हैं भरे पूरे हरे भरे वृक्ष को देख करके, क्योंकि उसी में उनको बैठना अच्छा लगता है जिसमें हरा भरा पत्तों से लदा हो। जब पत्ते आते हैं तो बाद में फिर उसमें फूल भी आते हैं पत्तों के बाद, इसीलिए तो ये पतझड़ की हरियाली है, पतझड़ नहीं है। कहीं पर जैसे वो बहार आती है, बसंत बहार आती है, तो जब सारे वृक्ष पत्तों से और फूलों से लद जाते हैं, हरियाली आती है, उसी प्रकार ये बसंत ऋतु के समान है मेरी बेटी, कि जहां पर जाए अगर पतझड़ सा सूनापन हो तो भी वहां पर आनंद और खुशियां अब चहकने लगेंगी। ऐसी है मेरी बेटी। हाँ, सुधा धारा यह नीरस दिल की, मस्ती मगन तपस्वी की। और ये सुधा धार होगा। सुधा धार है नीरस मन की। सुधा क्या होता है? अमृत। धार जब कुछ कोई तरल पदार्थ किसी और पात्र में डाला जाता है तो जो धार बन करके जाता है उसी को धारा कहा जाता है। तो ये नीरस मन की सुधा धार है। कोई उदास है, नीरस है, बड़ा निराश सा रहता है, लेकिन अगर ये उनके पास रहे तो यूं अमृत की तरह इसकी वाणी है, अमृत की तरह इसका रूप है, अमृत की तरह इसका बोलना चालना व्यवहार सब कुछ, तो उसका जीवन भी ना मुस्कुराने लगेगा, वो खुश होने लगेगा, मुस्कुराने लगेगा, उसको अच्छा लगने लगेगा। तो ये उदासी में भी जाकर के व्यक्ति को हंसा देती है। तो जीवन में एक नीरस हृदय में नीरस जीवन, क्या कह रहे हो गस? कुछ बोल रहे हो? चलो तो ये सबको खुशियां बांटने वाली, आनंद देने वाली मेरी बेटी है। ठीक उसी तरह जैसे किसी नीरस मन में किसी कोई अमृत छिड़क दे और उसमें फिर से ऊर्जा का संचार हो जाए और वो प्रसन्न हो जाए। क्योंकि क्या होता है, जब व्यक्ति कमजोर होता है, बीमार होता है, उदास होता है, तब उसका मन नीरस हो जाता है। लेकिन अगर वो स्वस्थ हो और कहीं उसको अपनी पसंद का सब कुछ अच्छा लग रहा हो, कुछ मतलब जैसे हर्ट नहीं हो रहा हो, कोई दुख का कारण नहीं हो, तो व्यक्ति प्रसन्न रहेगा और ऊर्जा पूर्वक काम करेगा, हंसेगा, बोलेगा। तो वो अगर बेटी मेरी जहां जाती है लोगों को इसी तरह की खुशी मिलती है। और क्या थी आधी लाइन? आधी लाइन पे बोलती हूँ तो आधी मिस हो जाती है। आधी फिर से बोलो। मस्ती मगन तपस्वी की। अच्छा, जो तपस्वी होते हैं वो बिल्कुल ध्यान लीन मग्न हो जाते हैं तपस्या में और उन्हें अपनी तपस्या में प्रसन्नता मिलती है। उसी तरह से ये मेरी बेटी है कि ऐसे सब जहां जाती है सबको मोह लेती है, सबको अपने प्रेम में मगन कर देती है, सब इसी के गुण गाने लगते हैं, सब इसी को चाहने सराहने लगते हैं। तो जैसे तपस्वी लोग तपस्या करके मगन हो जाते हैं, उसी प्रकार जहां भी मेरी बेटी जाती है और जो भी कुछ देर के लिए जो भी पाता है वो इसे पा करके इसके साथ रह करके मगन हो जाता है। यूं भी कह सकते हैं कि कवित्री अपने लिए कह रही हो कि जो तपस्वियों को तपस्या के करके प्रसन्नता मिलती है, मुझे अपनी बेटी से वही तपस्या मिलती है। मैं उसी पर मगन रहती हूँ, हमेशा उसी को निहारती रहती हूँ, प्रसन्न होती रहती हूँ। आगे। जीवन ज्योति नष्ट नैनों की, सच्ची लगन मनस्वी की। और ये मेरे नैनों की
जीवन ज्योति है। कहते हैं जैसे कि ये तो मेरे आंखों का उजाला है, क्योंकि जब वृद्धावस्था आती है व्यक्ति को नहीं दिखता तो अपने बच्चों उसका सहारा होता है। बच्चे उनको हर चीज बताते हैं, अच्छे से गाइड करते हैं। तो इसीलिए बेटों को इसलिए कहा जाता था क्योंकि बेटों को ही पास रखते हैं, लड़कियों को तो दूर भेज देते हैं। पहले तो बल्कि ये भी कोशिश की जाती थी कि इतनी दूर लड़की की शादी करो कि बार बार मायके ना आए। बार बार मायके आएगी तो ससुराल वाले जब ऑब्जेक्शन करेंगे तो लड़ाई होगी, या हमारी बहू को भाभी को अच्छा नहीं लगेगा तो यहाँ लड़ाइयां होंगी। तो इससे अच्छा ये आए ही ना, वहीं अपना रहे, कभी कभार आए साल 2 साल में या किसी शुभ अवसर पर जब बुलाया जाए। तो इसीलिए लड़कों को कहा जाता था नहीं करने के लिए। तो अवसर मिले तो लड़कियां लड़कों से बेहतर सेवा कर सकती हैं, क्योंकि देखो लड़के कर तो सकते हैं, पर अगर लड़के व्यस्त हैं और घर का काम स्त्रियों को करना है, तो अगर बेटी करेगी तो ज्यादा मन से करेगी और बहू नहीं करेगी। ऐसा नहीं है कि बहू नहीं करेगी तो बहू बुरी है। देखो यही संभव है, अपने माँ बाप से जितना प्रेम हो सकता है दूसरे से नहीं हो सकता, जैसे अपने बच्चों से जितना प्रेम हो सकता है दूसरे से नहीं हो सकता। थोड़ा बहुत अंतर, कितना भी इंसान उदार बनना चाहे लेकिन कुछ ना कुछ अंतर आ ही जाता है। मान लो मेरे स्टूडेंट इंटरव्यू में आए, मैं इंटरव्यू ले रही हूँ और दूसरे के भी आए, तो अगर मेरा स्टूडेंट अच्छा कर रहा हो थोड़ा तो मैं चाहूंगी तब तो यही सेलेक्ट हो, लेकिन ना भी कर रहा हो तो जो 2 लोग और बैठे हैं वो उनका सब मतलब ध्यान रखेंगे कि भाई ये सब है तो हमें निष्पक्ष ही न्याय करना है। लेकिन इंसान को कहीं ना कहीं तो लगेगा ना कि काश मेरा स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाता। तो इसी तरह मेरापन रहता है, इसी तरह बच्चों में भी अगर कोई मान लो फल फ्रूट सब्जी कुछ है तो बहुत थोड़ा हो तो लगेगा कि मेरा बेटा खा ले, और बताओ दूसरे को दूं कि इसको दूं, है ना। थोड़ा सा उसे चलो अधिक दे देती हूँ अपने वाले को, ये हो जाता है। नहीं करना चाहिए पर फिर भी हो जाता है। अब यहाँ पर तो फिर भी बात आती है कि सेवा भावना में उनके कोई किसी को अच्छा नहीं लग रहा, बुरा नहीं लग रहा, अपनी बेटी में इतनी कमी नहीं निकाली जाती जितनी बहू में निकाली जाती है। और बेटी में निकाली भी जाती है तो थोड़ा सा लड़ जाए चिढ़ जाए तो इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन बहू कुछ कह दे तो बहुत ज्यादा बुरा लग जाता है। तो इसी तरह से जितना आसान होता है बेटियों के साथ जुड़ जाना, और बेटियां जितना ध्यान रख सकती हैं माँ बाप नहीं रख सकते, वो सॉरी बहू नहीं रख सकती। क्योंकि बेटी ने कोई काम नहीं भी किया ना तो थोड़ा बड़बड़ बड़बड़ कर लोगे, बेटी ने कहती है अच्छा चुप रहो, टाइम नहीं मिला तो क्या करूं, देख तो रहे हो मैं काम ही कर रही हूँ ना, तो उतना बुरा नहीं लगेगा। लेकिन बहू कह दे तो पूरे मोहल्ले में बताने का मन करेगा कि देखो मेरी बहू कितनी बदतमीज है। तो ये अंतर आता है। खैर ये लाइन किस पर थी जो मैंने ये सब कुछ बताया, वो मुझे एक बार फिर से पढ़ दो। तान्या यस मैम। जीवन ज्योति नष्ट नैनों की, सच्ची लगन मनस्वी की। हाँ, तो इसी तरह से वो कह रही है कि ये मेरी आंखों का उजाला है, जिस मेरे को इसी के कारण ऐसा लगता है कि जैसे मेरे नेत्र ही है। आंखों की पुतलियों के समान भी बच्चों को प्रेम करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि आंखों की पुतलियां सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, हम उनका ध्यान रखते हैं। तो ये सब मतलब है। आगे वृद्धावस्था में ये मेरा जितना ध्यान रख सकती है शायद दूसरा कोई ना रखे, मेरा बेटा ना रखे, मेरी बहू नहीं रखे जितना ये कर सकती है। तो मेरे नैनों की ये ज्योति है, मेरे आंखों की ये रोशनी है। ऐसा नहीं है कि बेटे के बारे में मैंने कोई कविता नहीं पढ़ी सुभद्रा कुमारी चौहान के, जबकि शायद उनके बेटा था, लेकिन नहीं मालूम उनकी कोई कविता। तो वो यही कहना चाहती हैं कि बेटा ही नहीं, यही बेटियां भी नैनों की ज्योति होती हैं। और एक क्या तपस्वी क्या था, तब मनस्वी की, सच्ची लगन मनस्वी की। अच्छा सच्ची लगन मनस्वी की। और ये एक मनुष्य की जो एक सच्ची जैसे लगन होती है ना, उसी तरह से ये मेरी लगन है। क्यों? क्योंकि मुझे इसकी बिल्कुल वैसी ही देखभाल करनी है, वैसे ही पढ़ाना लिखाना है, वैसे ही योग्य बनाना है जैसे पूरे
तपस्या की तरह लगन की और मेहनत से बेटे के लिए किया जाता है। मुझे उसी तरह अपनी इस बेटी के लिए करना है, क्योंकि उन्होंने सब कुछ तो बता रही हैं कि वो किस तरह की है, कि संसार के लिए कितनी सुखद है, समाज के लिए कितनी सुखद है। जहाँ जाती है वहीं पर पतझड़ में हरियाली आ जाती है, और उनके भी नैनों की ज्योति है वो, उनका भी नाम रोशन करेगी, उनकी भी वो देखभाल भी करेगी, उसे मौका मिलेगा तो वो सब कुछ करेगी। क्या नहीं करेगी बेटी, जो बेटा करता है सब कुछ करती है बेटी। तो यही वो संदेश देना चाहती हैं। आगे। बीते हुए बालपन की यह क्रीड़ापूर्ण वाटिका है। बीते हुए बालपन की कीड़ा कुंभ वाटिका है। कवित्री को अपना बचपन याद आ रहा है कि जो मैंने तुम्हें पहले एक कविता की लाइनें सुनाई थी ना, तो लगभग वही बात कह रही हैं कि जो मेरा अपना बालपन था, जिसे मैं भूल गई थी कि मैं कैसी थी बचपन में, आज मैं दोबारा उसे देख रही हूँ, जी रही हूँ। जैसी जैसी शरारतें मैं किया करती थी, वैसी ही आज ये कर रही है। और ये मेरे हुए बीते हुए बालपन की एक वाटिका है, मतलब बगीचा है। सारे जितने मैंने फलों फूलों और पौधों के समान तरह तरह की चुहलताएं, चंचलताएं, शरारतें, भोलापन, जो कुछ मैंने करा, दौड़ना भागना, है ना, वो सब आज ये कर रही है, और मैं अपना बचपन देख रही हूँ इसमें। आगे। वही मचलना, वही खिलखिलाना, हंसती हुई नाटकी नाटका है। नाटिका है। तो वही सब कुछ जो अभी मैं बता रही थी, मेरी कुछ ही कार्य पर आ नहीं रही है ना, इसीलिए ऐसी आवाज हो रही है कि उसी तरह से हंसना, किलकना, है ना, भागना दौड़ना वगैरह, जो बचपन में जैसे बच्चे करते हैं, और जो थोड़ा बहुत कवित्री को याद होगा या उनकी मम्मी वगैरह बताती होंगी कि ऐसे ऐसे तुम भी करती थी, तो वही सब उनको अब अपनी बेटी में देख रही हैं कि वो कर रही है। आगे। पढ़ो गर्ल्स, कितना कितना पढ़ लेते हो। तान्या, आवाज आ रही है मेरी? मैम अभी नहीं आई थी, अभी आई है बस। हाँ, पढ़ो पढ़ो, मैं तो बहुत देर हो गया बोलते हुए। मेरा मंदिर, मेरी मस्जिद, काबा काशी यह मेरी। वो कह रही है कि वो सारी तीर्थ स्थल जो कोई राम के नाम पर, कोई मोहम्मद साहब के नाम पर, कोई कृष्ण के नाम पर बने हुए हैं, वो सभी तरह के तीर्थ स्थल मेरी बेटी है। ऐसा क्या है जो इन महापुरुषों ने किया है तो मेरी बेटी नहीं करेगी? सभी महापुरुषों के गुण मेरी बेटी में है। सारे तीर्थ धामों के पुण्य जो वहां पर सिखाए जाते हैं, धर्म पुण्य, वो सब गुण भी मेरी बेटी में है। आगे। पूजा पाठ, ध्यान जप तप है, घट घट वासी यह मेरी। जैसे पुरुष सत्ता में परमात्मा व्याप्त है, लड़कों में परमात्मा व्याप्त है, उसी प्रकार इस मेरी बेटी में भी परमात्मा व्याप्त है। और ये भी तपस्या है, पूजा है, ध्यान है, जप है, तप है, सब कुछ है मेरी बेटी। हम जब किसी की भी साधना करते हैं, चाहे राम की चाहे कृष्ण की, सारी साधनाएं एक पुरुष के रूप के लिए करते हैं, है ना। तो क्या सिर्फ पुरुष ही परमात्मा के रूप में है, वही दैवी शक्ति है? ऐसा नहीं है, स्त्री में भी है, बल्कि स्त्री में उससे भी ज्यादा है। अब ये अलग बात है कि वो बाहुबल में ताकत है उसके पास, तो दबा के कह दिया कि नहीं तू नहीं, मैं ही हूँ, है ना। तो इसलिए वो कह रही हैं कि ये सब कुछ मेरी बेटी में भी है, और मेरी बेटी है जप तप सब कुछ। जिसे प्राप्त होगी, जिसे खुशियां प्राप्त होती हैं, जिसको इससे आनंद प्राप्त होता है, उसका कोई पुण्य होता है तब प्राप्त होता है, नहीं तो मेरी बेटी का सानिध्य और सुख सबको नहीं मिल सकता। आगे।
कृष्णचंद्र की क्रीड़ाओं को अपने आंगन में देखो। देखो है या देखो है? देखो। अच्छा, और फिर आगे? कौशल्या के मृत मोद को अपने ही मन में लेखो। अब देखो, वो कह रही हैं कि मैं तो यशोदा ने जो कृष्ण की बाल क्रीड़ाएं देखी थी अपने आंगन में, मैं अपनी बेटी में वो सारी क्रीड़ाएं अपने आंगन में देख रही हूँ। ऐसी कौन सी क्रीड़ा है जो एक बाल कृष्ण करता है पर बाल बेटियां नहीं कर सकती, बाल राधा नहीं करती, है ना? कहने का मतलब तो यही है ना, कृष्ण सारे बच्चों का प्रतीक है। तो जो लड़के बच्चे हैं, बालक हैं, जो क्रीड़ाएं वो करते हैं और एक यशोदा की तरह माँ उनको देख देख कर आनंदित होती है, तो वही सब क्रीड़ाएं तो मेरी बेटी कर रही है। मैं भी वो सब कुछ देख रही हूँ और आनंदित हो रही हूँ। इसी प्रकार जो कौशल्या को मन में मुदित होती थी, आनंदित होती थी, अब राम के बालपन को देख करके, चारों बच्चों के बालपन को देख करके जो माताएं मोदित होती थी, मोदित होना मतलब प्रसन्न होना, आनंदित होना, वो सारा मोद, वो सारा आनंद मुझे भी प्राप्त हो रहा है। क्या बेटियों का बालपन, बेटियों का बचपन आनंद और प्रसन्नता से वंचित रखता है? ऐसा नहीं है, बल्कि वो भी उसी तरह से प्रसन्नता और आनंद देते हैं। क्योंकि अगर एक बच्चा बड़ा हो रहा है, छोटा सा बच्चे को अगर लड़के को गोद में लो तो वो भी वही शरारत करेगा। पिता की गोद में होगा तो उसकी दाढ़ी पकड़ेगा, मूछ पकड़ेगा। माँ की गोद में होगा तो अगर नाक में कोई आभूषण पहन रखा है, माथे में बिंदी लगा रखी है, तो वो सब करेगा, बाल पकड़ेगा। वही तो लड़की करेगी, वैसे वो भी जिद करेगी, वैसे वो भी मचलेगी, वो भी शरारत करेगी। तो बालपन तो दोनों का एक ही होता है। तो वो सब कुछ जो यशोदा का आनंद, यशोदा का बालपन देखा है जो, और जो कौशल्या ने आनंद महसूस किया है, वो सब मैं भी कर रही हूँ, मुझे भी प्राप्त हो रहा है अपनी इस बेटी के बालपन से। आगे? प्रभु ईसा की क्षमाशीलता, नबी मोहम्मद का विश्वास। और ये ईसा मसीह क्षमा करने के लिए जाने जाते हैं, तो ये ईसा मसीह के समान क्षमाशीलता है इसमें, और मोहम्मद नबी के समान ये विश्वास के योग्य है। मोहम्मद साहब पर बहुत विश्वास किया जाता था कि उनकी वाणी सबके लिए कल्याणकारी है, और जो कुछ वो कह रहे हैं वो परमात्मा की वाणी है। और जैसे ईसा मसीह को कहते हैं कि जब सूली पे भी चढ़ा रहे थे तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु इन्हें क्षमा करना, तो वो सारे गुण इसमें है। मतलब ये जितने भी महापुरुष हैं, किसी में कोई गुण है, किसी में कोई गुण है, ठीक है, लेकिन मेरी बेटी में सबके गुण मिलाकर एक में है। बेटियों में, स्त्रियों में एक गुण नहीं कई गुण होते हैं। इसलिए स्त्रियां इस समाज के लिए, देश राष्ट्र के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। उनका अधिक सम्मान होना चाहिए, अधिक ध्यान रखा जाना चाहिए और अधिक सत्कार होना चाहिए। आगे? जीव दया जिनवर गौतम को, आओ देखो इसके पास। और गौतम बुद्ध जो अहिंसा के लिए जाने जाते हैं कि जीवों पर दया करते हैं, किसी को भी मत सताओ, चींटी को भी नहीं, वो दयालु भी है। तो तुम देखोगे कि जैसा कि मैंने अभी कहा कि जितने महापुरुष हैं तो कोई किसी के लिए जाना चाहता है, कोई किसी विशेष गुण के लिए जाना जाता है, लेकिन कवित्री कहती हैं कि वो सब पुरुषों के वो विशेषण बता रही हैं, विशेष गुण बता रही हैं कि वो सब हैं उनकी बेटी में। तो अगर बेटियों में कोई एक गुण नहीं, बल्कि जितने गुण जरूरी हैं इस संसार को सुखी, समृद्ध, प्रेममय बनाने के लिए, बेटियों में वो सब एक साथ होते हैं, तो फिर अधिक सम्माननीय, पूजनीय कौन हुआ? स्त्रियां ही हुई ना। आगे? परिचय पूछ रहे हो मुझसे, कैसे परिचय दूं इसका? वही जान सकता है इसको, माता का दिल है जिसका। हाँ,
अब मैंने तुम बताया था कि शायद कभी किसी ने परिचय पूछा होगा कि ये बेटी कौन है और ये कैसी है, आगे गुणों में कैसे दिखाए, गुण आगे है मतलब विकसित हो रहे हैं, ऐसा कुछ पूछा होगा किसी ने, जिससे कि कवित्री के मन में ये कविता उपजी और उन्होंने ये लिख डाली, जिसमें इतनी सारी खूबियां भरी हैं एक एक शब्द में कि आप देखेंगे कि उन्होंने प्रकृति से लेकर के परमात्मा तक का वर्णन अपनी बेटी में किया है, तपस्वियों और साधुओं से लेकर के महापुरुषों का सबका। तो वो कहती हैं कि इतने विस्तार के रूप में, जैसे भगवान के विराट विराट रूप और विराट विराट कर्तव्यों को वर्णन किया गया है, उन सब से बढ़कर के मेरी बेटी है। अब मैं इसका परिचय क्या दूं? वही परिचय देख समझ सकता है जिसके पास माँ का हृदय हो। क्यों कहा उन्होंने माँ का हृदय तो सबके पास होता है? नहीं होता। जो माएं बेटा बेटी में फर्क करें वो माँ नहीं हो सकती, वो तो फैक्ट्रियां हैं जो देख रही हैं कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा वो मुझे वो रिटर्न देगा, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा महत्वपूर्ण है उसको ज्यादा केयर करके रखना है, जो प्रोडक्ट कम में जाने महत्वपूर्ण है जिससे ज्यादा लाभ नहीं होना है उसको लिए ज्यादा देखभाल मत करो। नहीं तो माँ को तो बेटा और बेटी में फर्क हो ही नहीं सकता। तो जिसके पास माँ का हृदय होगा वही बेटी का परिचय समझ सकता है ना, वरना बेटी का परिचय सब कोई नहीं समझ सकता। और पुरुष वर्ग तो समझना भी नहीं चाहता, वो तो यही बताता रहता है कि औरतों का ये कर्तव्य है और पुरुष का ये कर्तव्य है ना। तो इसीलिए उन्होंने ये शब्द लगाया कि ये वही समझ सकता है जिसके पास माँ का हृदय हो। और माँ का हृदय बहुत कम लोगों के पास होता है, ये मैं खुद कह रही हूँ, क्योंकि मैंने भी समाज में घर घर में माँ को देख रही हूँ। चाहे रत्ती भर भी कुछ इधर उधर हो जाए, कहीं ना कहीं फर्क वो कर ही देती हैं। जिनके घर में 2-3 बच्चे होंगे वो ज्यादा इस चीज को समझ सकते हैं। आजकल जो सिंगल चाइल्ड हैं वो नहीं समझ सकते इस चीज को, है ना। ये है। अभी आगे भी है कविता? नो मैम, आगे नहीं है, खत्म। ठीक है, तो अब बताओ किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम? क्योंकि मेरे ख्याल से इससे ज्यादा और नहीं पढ़ाना चाहिए, नहीं तो फिर दिमाग में नहीं बैठेगा। Speech mode talk. या और आगे पढ़ाऊं या इतना ही रहने दूं? 10:06. गर्ल्स फटाफट बोलो। तुम लोग ऐसे मन करता है ना तुम लोगों को पढ़ा दिया बस बात खत्म, पढ़ा वो चाहे ना मैम पढ़ाओ। इतना ही रहने दो, अगली क्लास में पढ़ा लेना। सब लोग इस बात से एग्री करते हैं? क्योंकि यस मैम, क्योंकि यस दो मैम। कविताएं हो गई, एक और वो भी अलग अलग कवियों की। तो अगली बार के लिए बता दो जरा 2 कविताएं, और आगे ये भी देख लें कि कौन लड़की पढ़ेगी। आ, कौन पढ़े? तान्या। तान्या सुभद्रा कुमारी चौहान की 2 कविताएं बताना शुरू की। मैं अभी बताती हूँ। एक तो तुमने बताया था ठुकरा दो या प्यार करो, है ना। और एक यस बताओ, मैम। एक और बताओ। वैसे वीरों कोई का कैसा हो वसंत। हाँ, वीरों का कैसा हो पसंद। वैसे भी अभी पहली क्लास तो जो 2 होती हैं वो 1 घंटे की होती हैं, तो एक ही कविता ही हो पाएगी। तो ठुकरा दो या प्यार करो अगली बार कौन पढ़ेगा? गर्ल्स अपनी ड्यूटी लगा के जाओ आज। मतलब मैं इसलिए आगे से लगा देती हूँ कि फिर निश्चित रहती हूँ कि जो भी लड़की की ड्यूटी होगी पढ़ देगी। और अगर जैसे अभी तान्या ने आज कहा कि उसको प्रॉब्लम हो गई है जूली को, तो मैं पढ़ूंगी, तो वो भी कर लिया करो। कभी कोई लड़की नहीं आ रही है तो आपस में बता दो कि आज मैं नहीं पहुंच रही हूँ, तो आप मैडम को कोई और, तो फिर टाइम वेस्ट नहीं होता। और नहीं तो फिर देखो सिलेबस तुम्हारा जैसे ज्यादा है, अगर मैं लगातार पढ़ाती चली जाऊंगी फिर समझ में आए चाहे ना आए, फिर नहीं तो वैसा करूंगी तो पूरा 2 घंटा ओवरडोज हो जाएगा। डिस्कशन में तो नहीं होता है, लेकिन जब लगातार नया नया पाठ शुरू कराते जाओ तो फिर ज्यादा हो जाता है।
इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप लोग पहले से तैयार रखो तो फ्रेश माइंड में बढ़िया से पहले पढ़ लिया करें। गर्ल्स नाम बोलो जिसने अभी तक नहीं पढ़ा है। यस मैम। नाम बताओ, नाम तो बताओ। मैम साक्षी लाल ने एक ही बार पढ़ा है शायद से, मेरे हिसाब से मैम। और जिसने एक बार भी ना पढ़ा हो तो गर्ल्स वो भी तो बोले। मैं पढ़ लूंगी। नाम बताओ। साक्षी कुमारी मैम, साक्षी कुमारी लाल। अच्छा तो साक्षी कुमारी तुम ये वाला पढ़ देना, पढ़ना अगली बार पढ़ के आना थोड़ा, ताकि यहाँ पर आके अटकना नहीं पड़ेगा। यस पूरा मैम। दिया प्यार करो। ये वाला है वो वाला। हाँ। अच्छा मैं Exit NVDA dialog. बस किसी का कोई डाउट हो तो साथ साथ ही पूछ लिया करो। JAWS Professional. Opt 2 attendance register 1 2021.x 2909-10-2021 828 20301 blank AI रोल 5 नंबर 1 A 2 20302 blank A 20305 blank 5 AI 7 A 20306 blank 6 AI 8 A 20307 blank 7 AI 9 1 20310 blank 10 AI 10 A 20312 blank AI 11 A 20315 blank 15 AI 12 A 20308 20315 A 20312 A 1 लगा है। attend और 15 20315 AI 12 15 नहीं है ना। 20318 blank AI 13 A 20323 blank AI 14 A 20325 blank AI 15 A 20326 blank AI 16 प्रेजेंट मैम। 1 20327 blank AI 17 A 20328 blank AI 18 प्रेजेंट मैम। 1 attendance register बस तुम लोगों ने भी उसका सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग का भरा होगा ना। यस मैम। यस मैम। सबको मेल चला गया ना। यस मैम है। ठीक है तो आप लोग पहुंच जाना बस कॉलेज, और इसी बहाने तुम्हें कॉलेज भी जाने को मिलेगा। यस मैम। बैठ के। यस मैम। मैम वैसे हम तो सेल्फ डिफेंस सीख चुके हैं 2 बार, बट फिर भी हमने सोचा कॉलेज जाने का मिल जाए तो। बढ़िया बढ़िया। तो तुम अपना बेटर एक्सपीरियंस सबके साथ शेयर करो कि कैसी ड्रेस पहनना चाहिए जिससे कंफर्ट होकर सीख सको। मैंने उससे पूछा था तो उसने सिर्फ लोअर पता नहीं टी शर्ट या ऐसा कुछ लिखा था। मैंने तुम्हें मेल कर दिया। यस मैम, लोअर टी शर्ट या फिर जीन्स, मतलब फुल कपड़े टाइप के पहन के जाने होते हैं। और वहाँ पे पाँव वगैरह मैम कुछ ज्यादा मतलब वो करना पड़ता है ना, पंचिंग अटैक, लेग्स अटैक, तो मैम इस वजह से। 20,327 AI 20,328 1 AI 20,332 blank AI 19 A attendance red 20,333 blank AI 20 A 20,336 blank AI 21 A 20,337 blank AI 22 A 20,338 blank AI 23 प्रेजेंट मैम। 1 20,339 blank AI 24 A 20,344 blank AI 25 A 20,351 blank AI 26
A. 20,353. Blank. AI 27. A. 20,354. Blank. AI 28. A. 20,357. Blank. AI 29. A. 20,358. Blank. AI 30. A. 20,360. Blank. AI 31. Yes, ma'am. 1. 20,362. Blank. AI 32. Present, ma'am. 1. 20,363. Blank. AI 33. A. 20,365. Blank. AI 34. Present, ma'am. 1. 20,366. Blank. AI 35. A. 20,368. Blank. AI 36. A. 20,369. Blank. AI 37. Present, A. ma'am. Attendance register 20,001. Blank. AI blank. AI blank. 1. AI 37 20,000 20,369. 1. 20,374. Blank. AI 38. A. 20,379. Blank. AI 39. A. 20,381. Blank. AI 40. A. 20,382. Blank. AI 41. A. 20,383. Blank. AI 42. Yes, ma'am. 1. 20,385. Blank. AI 43. Present, ma'am. 1. 20,386. Blank. AI 44. A. 20,387. Blank. AI 45. A. 20,388. Blank. AI 46. A. Attendance register 12021.xls left 20,389. Blank. AI 47. Present, ma'am. 1. Attendance register 12021.xls left bracket comp 20,392. Blank. AI 48. A. Attendance register 12021.x 20,393. Blank. AI 49. A. At 20,397. Blank. AI 50. ठीक है, थैंक यू गर्ल्स। A. Attendance register 1. Ma'am, Roll no 63 period. attendance लगा दो, ma'am. Left 28 09 10 2021. AI 4. Edge of current data region. क्या बोल रहे हो? 63? Yes, ma'am, 63. ठीक है। 20,358. 20,365. 1. AI 20,363. 1. Attendance roll no period. 28 09 20,301. A. Control shift down arrow. Copied select blank AJ5 pasted from clipboard 20,397. Roll no blank AK4 सेल्फ डिफेंस Control जब S होगा तो Alt F4 meet dash क्या teaching बोल time रहे हो गर्ल्स? मैम जब सेल्फ हाँ, तुम्हारी आवाज कट जा रही है। बस तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। बोलो जल्दी, नहीं तो फिर मैं मीटिंग ओवर कर रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत मैं बोल रही हूँ कि 12 तारीख से जब सेल्फ डिफेंस स्टार्ट होगा तो आप भी आओगे क्या? बस रोज तो नहीं आ पाऊंगी क्योंकि दूसरी क्लासों को भी पढ़ाना है ना। अब तुम ही लोगों को मतलब अब शाम वाली क्लासेस तो तुम्हारी भी होती हैं, तुम्हारी क्लास भी पढ़ाऊंगी। हाँ, सैटरडे को जरूर सुबह नहीं, जब तुम सेल्फ डिफेंस में होगी तो बेशक नहीं आ पाओगी, कोई बात नहीं। लेकिन NSS Sakshi Kumari ट्यूसडे थर्सडे तो तुमको भी पढ़ाऊंगी ही, है ना। तो यस मैम। रोज तो नहीं आ पाऊंगी, लेकिन
ट्यूसडे को जो 12 तारीख को शुरू हो रही है उस दिन जरूर मैं सोच रही हूँ कि मैं आऊँ और फिर वापस आ जाऊंगी तुम्हारे पढ़ाने के टाइम पर। मैम मतलब हमें डेली जाना है मतलब कॉलेज? बिल्कुल डेली 10 दिन तक सीखना है आपको। ओके मैम। और जिस दिन छुट्टी होगी वो बता देंगी, जैसे संडे है तो उस दिन नहीं जाओगे, और बीच में 15 तारीख दशहरे की भी अगर छुट्टी होगी तो नहीं जाओगे, बस पूछ वो बता भी दिया करेंगे। और जब तुम्हें लगे कि छुट्टी है तो उनसे पूछ भी लेना, तो वो छुट्टियां उसमें नहीं जुड़ेंगी, और वैसे 10 दिन उन्होंने कहा था कि सीखना होगा। ओके मैम। अभी उनकी मर्जी की 10 की 8 कर दें तो पता नहीं। हाँ बोलो। मैम जब फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज हुआ था ना 2014 में हुआ था शायद से मैम, तो मैम उस टाइम में ना वो मोदी जी से मिलवाने लगे थे जब फर्स्ट टाइम उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था मैम। Simpi Kumari has वो left अभी the भी meeting. मुझसे कह रहे थे कि अगर आप दिसंबर में कैंप लगवा दो अपने कॉलेज में और सब लोग सीखे तो हम आप बिल्कुल अखबार वगैरह में पेपर वगैरह में आपका नाम देंगे कॉलेज का। तो मैं सोच रही थी कि अभी तो ये सब ट्रेनिंग करें। ये प्रिंसिपल मैडम नई नई है ना, अभी कई कुछ काम बेशक बहुत अच्छे हों लेकिन थोड़ा सा वो डरती हैं। मैं कर रही हूँ लेकिन उनको डर लग रहा था, रीता क्यों करवा तो रहे हो, सोशल डिस्टेंसिंग का क्या होगा, कितने स्टूडेंट को लेना है। मैंने कहा कि मिनिमम 50 अभी 50 रहने दो, 30-32 ही करो। वो बहुत हर चीज में थोड़ा सा होने लगता है कि कोई प्रॉब्लम ना हो जाए जो फिर उन्हीं की इंसल्ट हो। फिर जब उनको बताया मैंने कि 73 स्टूडेंट ने अप्लाई किया, 73 सारे सीखेंगे, मैंने कहा मैडम चिंता नहीं करो, क्योंकि पुलिस वाले भी तो इस सारे प्रोटोकॉल का पालन करेंगे, और हम यस मैम। है ना, जब जैसे होगा तो सब कुछ ठीक ही होगा, क्योंकि वो भी नहीं प्रोटोकॉल तोड़ना चाहेंगे। आप इतना चिंता मैम मत अभी तो करो। कुछ बच्चे और बोल रहे थे कि हमारा नेटवर्क इशू की वजह से हम फॉर्म नहीं भर पाए तो हम आ सकते हैं मैम। उनको बोलो, तुम अपना नाम बताओ गर्ल्स। मैम निक्की राजपूत है मैम। अच्छा तो निकी तुम सबको बोलो कि वो फॉर्म भर ले, है ना। फॉर्म भरने से क्या होगा कि मैं उनको नेक्स्ट ट्रेनिंग अरेंज करने के लिए प्रिंसिपल को कन्विंस करूंगी, अगर उन्होंने फॉर्म भर लिया और स्टूडेंट ज्यादा हुए। और अगर उनके पास परफॉर्मर ना हो, तुम्हारे पास हो तो दे देना, और नहीं तो मुझे बता देना, मैं दोबारा से परफॉर्मर दे दूंगी उसका ओके लिंक, मैम। है ना। तो जिसको भी भरना है भरते रहो, भरने से ये होगा कि नेक्स्ट चांस मिल जाएगा, अभी नहीं मिलेगा तो। ओके मैम। मैम मैं तो साक्षी बोल रही हूँ, मतलब बच्चों के नाम बता रही थी मैम मैं कि नहीं ये नहीं अच्छा कौन सी साक्षी है, तुम्हारे यहाँ साक्षी बहुत सारी है। साक्षी झा। यस मैम। हाँ तो साक्षी मैं तुम्हारे नाम पूछ रही थी, तो साक्षी ये बोल देना ठीक है। और ठीक है परफॉर्मेंस मैम। चाहिए हो किसी को तो मेरे से बताना, मैं दे दूंगी। और ऐसी कोई ओके बात नहीं है, तुम्हें कोई जरूरी बात करनी हो तो देखो, मैं पर्सनल पर्सनल मैसेज के जवाब तो नहीं दे पाती हूँ गर्ल्स, क्योंकि बहुत ज्यादा बिजी रहना पड़ रहा है इन सब कमेटियों में काम तुम लोगों के लिए जो करती हूँ, तो मैं पर्सनल नहीं जवाब दे पाती। तो ग्रुप में डाल दो, ग्रुप में भी कभी कभी ऐसा होता है कि ज्यादा मैसेज होने से स्किप हो जाता है, तो अगर वो अर्जेंट है कॉल पे पूछना हो तो शाम 5 से 7 के बीच में कॉल करके पूछ लिया करो, कोई चीज बात कर लिया करो, कोई बात नहीं है ऐसी कि मैं कॉल नहीं अटेंड करती हूँ। लेकिन ओके रात में जैसे कुछ लड़कियां करने लगती हैं कहीं 10 बजे 9 बजे, तो मैं 8 बजे सो जाती हूँ, तो वो फिर मैं मना करती हूँ। और जैसे सुबह करोगे तो तुम्हारी क्लास नहीं हो रही, किसी की तो हो रही है ना, तो भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, बाद में बात कर लेते शाम टाइम। नहीं तो वैसे मैं बात करती हूँ, पर पर्सनल पर्सनल मैसेज लिखने का टाइम नहीं होता। ये बात है। ओके मैम। ठीक है, और कोई बात है? नो मैम। ठीक है तो फिर बाय, फिर मिलते हैं। बाय मैम। बाय बाय मैम। बाय। Alt F4, Opt 2 6.1.